क्लास 8 लेसन नंबर 11 1870 से लेकर 1947 के दौरान जो घटनाएं घटी थी उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ते हैं दांडी मार्च, दांडी यात्रा। पूर्ण स्वराज्य अपने आप में आने वाला नहीं था। अर्थात ये कहा गया है कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में जो पारित किया गया विधान था कि 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, तो ये पूर्ण स्वराज्य की मांग थी। तो ये पूर्ण स्वराज्य ये बता रखा है कि पूर्ण स्वराज्य अपने आप आने वाला नहीं था। इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था, लोगों को अपना योगदान देना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार था। एकाधिकार का अर्थ होता है जब किसी वस्तु को बेचने वाला, बिक्री करने वाला एक ही व्यक्ति होता है और उसके खरीदार बहुत सारे होते हैं, और उस एक जो विक्रेता होता है उसके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को कोई वो वस्तु बेचने की परमिशन नहीं होती। तो ये एकाधिकार है, सरकार का एकाधिकार था इसके ऊपर। महात्मा गांधी और जो दूसरे राष्ट्रवादी नेता थे उनका कहना था कि नमक पर टैक्स लगाना पाप है, क्योंकि नमक हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है, आधारभूत हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की चाह रखने वालों को एक खास शिकायत से जोड़ दिया। अर्थात नमक सभी के भोजन का अंग है और सरकार इसी पर टैक्स लगा रही है, तो इसको विरोध करने के लिए बहुत सारे लोग मिलकर सामने आए और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पर पैदल चलकर आए। 240 किलोमीटर की लंबी यात्रा थी। इनके साथ शुरू में कम यात्री थे, लेकिन लास्ट में बहुत सारे हो गए ये, और वहाँ उन्होंने तट पर जो भी नमक बिखरा पड़ा था उसको इकट्ठा करके नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। उन्होंने पानी उबालकर नमक बनाया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा निकाला। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों के निर्मम दमन के जरिए उनका आंदोलन कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। तो ये देखिए, ये महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू का चित्र है। इस चित्र में, ये चित्र पेरिस का है, फ्रांस की राजधानी पेरिस। 1920 के दशक की शुरुआत में ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजिनी नायडू दांडी के मुख्य नेताओं में से एक थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पर पहुंचने वाली वह पहली महिला थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी ये, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 में बनी थी। ठीक इससे पीछे एक पॉइंट और रह गया हमारा। ये महात्मा गांधी नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून को तोड़ रहे हैं। 6 अप्रैल 1930 ये दिखाई दे रहा है। महात्मा गांधी नमक इकट्ठा कर रहे हैं, फिर उसको उबालेंगे और फिर इसको नमक बनाएंगे। अब ये है भी यहाँ पे प्रांतीय स्वायत्तता क्या है? संघ के भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, यानी प्रांत को अपने विकास के लिए स्वतंत्र रूप से फैसले लेने का अधिकार। अब यहाँ दांडी यात्रा पे दोबारा पहुँचते हैं भी।
सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। प्रांतीय स्वायत्तता, जैसा कि मैंने बताया है, संघ के भीतर रहते हुए जो प्रांत हैं उनको अपने बारे में खुद डिसीजन लेने का अधिकार, स्वतंत्रता। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया था। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद को तैयार थे। अर्थात कांग्रेस के जो नेता थे इंग्लैंड की मदद करना चाहते थे। इसके बदले में हमारे जो नेता चाहते थे कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेज़ों ने यह बात नहीं मानी। कांग्रेसी सरकारों ने विरोध में इस्तीफे दे दिए। अब ये दिखा रखा है सुभाष चंद्र बोस, जो कि बहुत प्रतिभावान, इंटेलिजेंट, प्रथम ICS की परीक्षा पास करने वाले व्यक्ति थे। समाजवादी विचार रखने वाले, आमूल परिवर्तनवादी का मतलब है ऊपर से नीचे तक किसी भी व्यवस्था को पूरी तरह बदलने वाला। सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे। हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी का सम्मान करते थे। जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत पर आक्रमण का प्रयास किया, परंतु यह अभियान सफल नहीं हो पाया। INA के सदस्यों को कैद कर लिया गया और उन पर मुकदमे चलाए गए। देश भर में तमाम तरह के लोगों को आज़ाद फौज में सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमों के खिलाफ चले संघर्षों में हिस्सा लिया। बहुत सारे लोगों ने। ये महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा बता रखा, सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा सा बता रखा है। इसके बारे में आप इतना ही दे रखा है। जो जानकारी है ये अच्छी तरह पढ़ना। नेक्स्ट है ये, इससे पीछे वीर लखन नायक को फांसी दे दी गई। 30 के दशक में नवरंगपुर कांग्रेस उड़ीसा के अध्यक्ष बाजी मोहम्मद लिखते हैं। ये 1930 की बात है, लगभग 42 की। 30 के दशक में नवरंगपुर कांग्रेस अध्यक्ष उड़ीसा के अध्यक्ष बाजी मोहम्मद राव लिखते हैं, 25 अगस्त 1942 को 19 लोग नवरंगपुर स्थित परपंदी में हुई पुलिस फायरिंग में मौके पर ही मारे गए। बहुत सारे लोग बाद में घावों के कारण मर गए। 300 से अधिक घायल हुए। 1000 से ज़्यादा को कोरापुट जिले की जेल में डाल दिया गया। कई को गोली मार दी गई, फांसी पर लटका दिया गया। वीर लखन नायक, अंग्रेजों के आदेश का उल्लंघन करने वाले एक विख्यात जनजातीय नेता को भी फांसी पर लटका दिया गया। मोहम्मद बाजी हमें बताते हैं कि लखन नायक अपनी फांसी के बारे में चिंतित नहीं था, बल्कि उन्हें इस बात का दुख था कि स्वतंत्रता का प्रभाव देख नहीं पाएंगे। बाजी मोहम्मद ने राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होने के लिए 20,000 लोगों को इकट्ठा किया, लामबंद किया, एकत्रित किया। उन्होंने कई बार सत्याग्रह किया। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के खिलाफ हुए विरोध और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और लंबे समय तक जेल में रहे। तो यहाँ पर वीर लखन की महिमा का वर्णन किया गया है और बाजी मोहम्मद के बारे में बताया गया है कि क्या एक्टिविटी थी। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद क्या हुआ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।